नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुगल कालीन मुद्रा के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर रखे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं 2 वीडियो। तो आप देखेंगे कि जो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये जो मैक्सिमम जो जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, जो हर बार साल रिपीट होते हैं, उससे रिलेटेड की सीरीज हम लोग इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला है वो है कि मुहर। अब मुगलकालीन चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें देखेंगे मुहर जो था वो स्वर्ण सिक्का था, मुहर। और इसका उस जमाने में जो दाम था वो कितना था, मूल्य कितना था, 9 रुपये था। ठीक है, 9 रुपये। और ये अकबर कालीन था। ये संसब होता था, तो ये संसब सबसे बड़ा स्वर्ण का सिक्का होता था। ठीक है, और ये 101 तोले का होता था। 1 तोले में कितना होता है, तो 10 ग्राम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इलाही। तो अकबर द्वारा प्रचलित वृत्ताकार वृत्ताकार था, ऐसे स्वर्ण मुद्रा होता था, स्वर्ण सिक्का था, और जिसका मूल्य 10 रुपये था। ठीक है, फिर रुपया। तो जैसा कि हमको पता है कि रूपक करके, जो रूपक नाम से चांदी का सिक्का चलाया था, कब चला था, तो ये गुप्तकालीन था। ठीक है, तो वही जो है आगे बढ़ते बढ़ते रुपया नाम से आप देखेंगे कि 175 ग्रेन का शुद्ध चांदी का सिक्का था, तो रुपया बोलते थे। तो आज की डेट में हमारा जो रुपया है वो इंडिया की करेंसी भी है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जो है काफ़ी गुप्तकालीन समय से ही ये चलता चला रहा है। फिर उसके बाद एक होता था जलाली। ठीक है, ये चांदी का वर्गाकार सिक्का होता था। ठीक है, वर्ग ऐसे करके वर्ग रहता है ना, तो इस तरह का सिक्का होता था। फिर दाम होता था, तो तांबे का सिक्का था। ठीक है, ये तांबे का था, दाम जो था वो तांबे का था। और आप देखेंगे कि ये इल्तुतमिश के द्वारा, इल्तुतमिश के समय में दाम, जीतल, ये सब जो है चलाया गया था। ठीक है, फिर जीतल आ गया। तो ये जो है तांबे का ही था, सबसे छोटा सिक्का था। ठीक है, इसे फुलूस या पैसा कहा जाता था। ठीक है, तो पैसे मतलब कितना दाम है कोई सामान, आज के डेट में भी हम लोग पूछते हैं ना, तो उस जमाने में दाम जो था उससे संबंधित था। और पैसा कितना पैसा हुआ, तो पैसा जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, या दाम के 25वें भाग के था। ठीक है, तो ये देखेंगे अकबर कालीन जब जीतल था वो 1/25 था, यानी दाम के 25वें भाग का था। लेकिन जब इल्तुतमिश था तो उसमें 1/64 था उस टाइम। 64वें भाग को बोला। फिर निसार आया, तो ये जहांगीर कालीन था। अकबर का जो बेटा था वो, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था जहांगीर। और ये भी तांबे तांबे का सिक्का था। ठीक है, और ये 1/4 था। फिर आना बोलते थे ना, कितना आना हुआ, तो ये सिक्का दाम और रुपए के मध्य का था। ठीक है, आना। आजकल तो ये सब आना वाना तो बंद हो गया, लेकिन पहले चलता था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बाबर द्वारा कुछ निर्माण कार्य कराए गए। ठीक है, स्थापत्य से रिलेटेड, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये इसने जो है काबुली बाग बनवाया, कहाँ पे, पानीपत में। ठीक है, तो काबुली बाग में मस्जिद बनवाया, जिस जो पानीपत में है। ठीक है, और आगीर की मस्जिद कहाँ बनवाया, लोधी के किले के अंदर। ठीक है, लोधी के किले, जामी मस्जिद संभल में बनवाया। ठीक है, और हुमायूं द्वारा क्या क्या कार्य करवाया गया, तो देखेंगे फतेहाबाद में मस्जिद बनवाया। ठीक है, पंजाब फतेहाबाद में है, सॉरी पंजाब में है फतेहाबाद। और दीपनाह नगर जो है दिल्ली के अंदर बनवाया। फिर अब बात कर लेते हैं अकबर। तो अकबर, जैसा कि मानो है कि ये जो है मुगल कालीन सबसे प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, राजा नहीं बोलेंगे, बादशाह बोलते थे उस टाइम, तो बादशाह था। ठीक है, तो इसने जो है काफ़ी सारे ढेर सारे निर्माण कार्य करवाए। तो उसमें आप देखेंगे कि आगरा का किला, फिर मरियम महल। ठीक है, मरियम महल और बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया, फतेहपुर सीकरी में। तो ऐसा माना जाता है कि जो बुलंद दरवाजा है वो जब ये गुजरात में पे जब ये विक्ट्री पाया, तो उसके उपलक्ष्य में ये बुलंद दरवाजा बनवाया। ठीक है, कहाँ पे बनवाया, फतेहपुर सीकरी। फिर जहांगीरी महल कहाँ बनवाया, आगरा में। लाहौर का किला बनवाया। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया फतेहपुर सीकरी में। ठीक, तो ये मानता था, ये सलीम चिश्ती को बहुत मानता था। ठीक है, उसके बाद दरबार बराबर आया जाया करता था, सूफी संत था वो। फिर अकबरी महल, ये कहाँ पे बनवाया, आगरा में बनवाया। दीवाने आम, दीवाने खास, ये सब फतेहपुर सीकरी में बनाया। हवा महल या पंचमहल, ये भी फतेहपुर सीकरी। ठीक है, और अकबर का जो मकबरा था वो सिकंदरा में बना। ठीक है,
और उसको किसने बनवाया, तो उसको जहांगीर ने बनवाया। अब आगे चलते हैं कि नूरजहां ने कुछ निर्माण कार्य करवाए, ठीक है। तो नूरजहां कौन थी, ये शाहजहां की पत्नी थी, ठीक है, शाहजहां की। तो आप देखेंगे कि एदमतौला का मकबरा जो है ये कहाँ बनवाया, ये आगरा में बनवाया। जहांगीर का मकबरा कहाँ बनाया, शाहदरा लाहौर में बनवाया, लाहौर में। और शाहजहां द्वारा क्या क्या निर्माण कार्य कराया गया, तो आप देखेंगे कि शाहजहानाबाद बनवाया गया दिल्ली में, जामा मस्जिद बनवाया दिल्ली में, लाल किला बनवाया दिल्ली में, शीश महल बनवाया आगरा में, दीवाने आम बनाया आगरा में, नगीना मस्जिद बनवाया आगरा में, मोती महल बनवाया दिल्ली में, ठीक। फिर तो आप ऐसे अगर क्रोनोलॉजी देखेंगे तो बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, हमने देख लिया। अब औरंगजेब की बात कर लेते हैं हम लोग। तो औरंगजेब जो है देखिए क्या क्या बना, रबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया, ये कहाँ बनवाया, औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। बादशाही मस्जिद बनवाया, बीबी का मकबरा बनवाया लाहौर के अंदर। मोती मस्जिद दिल्ली में बनवाया। एक मोती मस्जिद जो आगरा में बनवाया था वो शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, इसमें दिया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश कालीन कुछ अर्थव्यवस्थाएं जो अर्थव्यवस्थाएं थी उस समय, उससे कुछ जुड़ी हुई प्रथाएं थी। जैसे दादनी प्रथा था, कमियोटी प्रथा था, तिनकठिया प्रथा था। तिनकठिया तो हमने एक बार डिस्कस की थी ना, कि 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है, तो उसमें 3 कट्ठा जो है आपको बुआई करना अनिवार्य कर दिया था। दुबला हाली प्रथा, गिरमिटिया प्रथा। गिरमिटिया जो अग्रीमेंट को अग्रीमेंट बोल नहीं पाते थे तो गिरमिटिया बोलते थे। अग्रीमेंट के थ्रू जो है लेबर वगैरह जो लोग जो थे वो बाहर जाते थे काम करने के लिए, वही गिरमिटिया का बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं दादनी प्रथा में। दादनी प्रथा में क्या होता है, इसके अंतर्गत अंग्रेज व्यापारी जो है भारतीय श्रमिकों को, शिल्पियों को रुपए अग्रिम संविदा के रूप में देते थे, दादनी प्रथा में, ठीक है। भारतीय श्रमिकों को शिल्पियों को रुपए जो है अग्रिम संविदा पहले ही मतलब मिल जाता था, ठीक है। कम्योटी प्रथा ये कहाँ कहाँ था, तो ये बिहार और उड़ीसा में प्रचलित था। और इस प्रथा में कमिया जाति के कृषि दास मालिक से प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर कार्य करते थे, ठीक है। देख लीजिए ये कितना खतरनाक प्रथा था, ठीक है। इसमें जो है कमियां जो जाति थी, कमियां, इसके दास जो मालिक से ऋण लेते थे, फिर उसके बाद जीवन भर कार्य करते थे। तिनकठिया, वो हमने बात कर ली थी। तिनकठिया ही के ही अगस्त चंपारण में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, ठीक है, जो उनका पहला चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। बिहार के चंपारण जिले में प्रचलित इस प्रथा में कृषकों को अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध के अनुसार भू के 3/20 पर नील की खेती करना कंपलसरी। दुबला हाली प्रथा क्या होता था, तो ये आप देखेंगे कि यह प्रथा जो है पश्चिमी क्षेत्र में, मुख्यतः सूरत क्षेत्र में प्रचलित थी, ठीक है। इसके अंतर्गत दुबला हाली भूदास अपनी संपत्ति का और स्वयं का संरक्षक अपने मालिकों को ही मानते थे, ठीक है। अपने मालिक जो जिसके अंदर में काम करते थे उसी को सब कुछ का संपत्ति का मालिक मानते थे। गिरमिटिया, ये बात हमने ऑलरेडी थोड़ी बहुत बताई थी। यह प्रथा जो है 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में शुरू हुई, 1830 के आसपास। इस प्रथा में भारतीय श्रमिकों को एक एग्रीमेंट, समझौते के अंदर 5 या 7 वर्ष के लिए विदेशों में मजदूरी करनी होती थी, ठीक है। इस समझौते को गिरमिटिया, इस प्रथा को गिरमिटिया बोला जाता है। तो वही एग्रीमेंट के थ्रू जो है ये लोग बाहर जाते हैं। तो इसी तरह आप देखेंगे मॉरिशस में, आप देखेंगे फिजी में, ये सब में जो जो लेबर लोग गए फिर वो जा करके वहाँ पे वहीं पे सेटल्ड हो गए, ठीक है। तो अब कुछ समाज यहाँ पे दिया हुआ है जिसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्रार्थना समाज, जैसे बताया था कि 1867 में इसकी स्थापना हुई, और ये जो है केशव चंद्र सेन जो है की प्रेरणा से हुई थी। इसका स्थापना तो इन्होंने पांडुरंग ने किया था, ठीक है, गोविंद रनाडे में, सॉरी, और एन जी चंद्रावरकर ने किया था, ठीक है। इस समाज द्वारा स्थापित दलित जाति मंडल तथा दंकन शिक्षा सभा में प्रशंसनीय कार्य किया, ठीक है, प्रार्थना समाज ने। फिर बात कर लेते हैं आर्य समाज की। इसकी स्थापना 1875 में होती है। स्थान संस्थापक कौन होते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये जो पश्चात प्रभाव हुए थे, वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंसेस थे, उसको जो है ये नहीं मानते थे, ठीक है। और स्वामी विरजानंद स्वामी दयानंद के गुरु थे, ठीक है। जो स्वामी दयानंद ने जो बनाया था, जो चलाया था आर्य समाज, तो उनके गुरु कौन थे, विरजानंद थे, ठीक है। और स्वामी दयानंद का नारा था क्या, हिंदुओं के लिए भारत तथा वेदों की ओर चलो, ठीक। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। फिर रामकृष्ण मिशन की बात कर लेते हैं।
रामकृष्ण मिशन में आप देखेंगे कि इसकी स्थापना जो है 1896 में बंगाल के वुलूर में हुई थी। वुलूर नहीं, वेलूर बोलना ठीक है, वेलूर में हुई थी, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? विवेकानंद थे। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में इसको बनाया था, ठीक है। और विवेकानंद एक कर्मयोगी और वेदांती थे, ठीक है। और विवेकानंद का पहला नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। फिर उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात कर लेते हैं। तो ये 1875 में अमेरिका में हुआ, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? मैडम HB वोलोत्स्की थी और कर्नल HS अकार्ड थे, ठीक है। 1879 के अंदर जब है इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थापित किया गया, ठीक है। उसके बाद 1882 में चेन्नई में अडियार करके एक जगह है, वहाँ पे एनी बेसेंट जो जब आती है तो वो लेकर आती है। इसका उद्देश्य क्या था? जाति, धर्म, नर नारी, वर्ण, रंग भेद से रहित मानव के लिए विश्व बंधुत्व का सजीव केंद्र स्थापित करना। मतलब कोई बेसिस नहीं रहेगा, ये कंप्लीट जो है ह्यूमैनिटी बेस रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बौद्ध संगतियों की, ठीक है। तो जैसा हमको पता है कि 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, ठीक। और इनके स्थान, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, सारी चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न जो है आप देखेंगे कि बौद्ध संगतियों से जरूर आता है, ठीक है। तो पहला जो सबसे पहले हुआ वो जैसे ही महात्मा बुद्ध के का परिनिर्वाण होता है कुशीनगर के अंदर, तो उसके तुरंत बाद वो करवाया जाता है 483 ईस्वी में, ठीक है, ईसापुर में। और कहाँ पे जगह, कहाँ नाम क्या था? राजगिरी था, ठीक है। शासनकाल किसका था? तो अजात शत्रु का था, ठीक है। ये एक बौद्ध राजा था, ठीक है, बौद्ध राजा था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, ठीक है, महाकश्यप। फिर द्वितीय बौद्ध संगति कब होती है? तो उसके 100 साल बाद ठीक होती है 383 ईस्वी में। स्थान होता है वैशाली। उसमें वैशाली जो है गणराज्य था, ठीक है। और इसकी राजधानी लिच्छवी थी। लिच्छवी उसमें भी जैसे ये समूह था, छोटे छोटे राजाओं का समूह था, उसमें लिच्छवी जो था काफी इंपॉर्टेंट था। तो आप देखेंगे कि वैशाली जो था वहाँ पे होता है। और उसमें जो शासनक कौन किसका था? काला अशोक का, ठीक है। काला सहयोग जो आप देखेंगे कि ये शिशुनाग वंश का था, ठीक है। शिशुनाग जो राजा था उसने हर एक वंश के राजा को मारकर की स्थापना की थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसका बेटा जो था कालाशोक, उसने करवाया था। ये भी सनातनी बौद्ध था, ठीक है। और अध्यक्ष कौन था? सबा कमीर। सबा कमीर नहीं, सबा सबा कमीर। तो तृतीय बौद्ध संगति देख लेते हैं हम लोग। तृतीय बौद्ध संगति कब होती है? तो ये आप देखेंगे 250 ईसा पूर्व में होती है। और इसको करवाने वाले कौन थे? अशोक थे, ठीक है। ये भी सनातनी बौद्ध थे। और इसमें आप देखेंगे कि पाटलिपुत्र स्थान का नाम है जहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो पहला राजगिरी में होता है, दूसरा वैशाली में होता है, तीसरा पाटलिपुत्र यानी पटना में होता है। उसके अध्यक्ष कौन है? मुगालिपुत्तिस, ठीक है, मुगालिपुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करेंगे। चौथे चौथे बौद्ध संगति की हम लोग बात कर लेते हैं। तो वर्ष, स्थान, शासनकाल और अध्यक्ष। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जब होता है प्रथम सदी ईसा पूर्व में होता है, ठीक है, 1 BC में। कुंडलवन कश्मीर में होता है, ठीक है। तो आप ऐसे अगर मैप इंडिया का करेंगे तो ये देखेंगे कि जो कुषाण वंश के राजा कनिष्क थे उनका जो उनका वो था राज्य था, ऐसे था, ठीक है। 3 भागों पे, कुछ पार्ट अफगानिस्तान का, मोटा मोटी सारा पाकिस्तान। और ये जो है इनका ये वाला केंद्र मथुरा था। और यहाँ पे एक कुंडलवन कश्मीर था, ठीक है। और ये सब इलाके में ही इनका राज्य चलता था, ठीक है। कुषाण वंश में ऐसे था, ठीक है। और नीचे में आप देखेंगे यहाँ पे सातवाहन राज्य कर रहे हैं। और अदर तेल चोर पांडे यहाँ पे हैं ही साइड में। यहाँ पे देखेंगे कुछ शक रूलर हैं। इस तरह से कुछ था उस समय इंडिया का पोजीशन। तो कनिष्क राजा थे उस टाइम, कुंडलवन कश्मीर में होता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वासुमित्र होते हैं। और यहाँ पे उपाध्यक्ष का भी नाम जरूरी है जानना, उनका नाम रहता है अशोक। ये बड़े सनातनी बौद्ध क्या नाम है, सनातनी बौद्ध विद्वान थे, ठीक है। इन्होंने बुद्ध चरित्र वगैरह लिखी थी, ठीक है, बुद्ध चरित्र, जिसमें बुद्ध के चरित्र पर टिप्पणी लिखा हुआ है उस पर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पोस्ट गुप्ता, गुप्तेतर कालीन मंदिर, ठीक है। गुप्तकालीन, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे मंदिरों का निर्माण जो था वो गुप्तकालीन हुआ था, ठीक है। जो 300 से 500 के आसपास गुप्तकालीन रहता है वो वहाँ पे चलता है, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे कि उसके बाद भी बहुत सारे मंदिर, जैसे गंगई गंगई को चोलपुरम मंदिर, ठीक है। इसकी स्थापत्य शैली क्या थी? द्रविड़ शैली थी, ठीक है। और इसको बनवाने वाले कौन थे? राजेंद्र चोल। और तंजौर का महाबृहदेश्वर मंदिर जो है
बृहदेश्वर मंदिर जो है तंदौर का, ये भी द्रविड़ शैली में बनाती है और इसके निर्माणकर्ता जो है इन्हीं के बेटे रहते हैं, राजा राजा चोल, ये बनवाते हैं। ठीक है। फिर कांची का कैलाश मंदिर, ये जो आप देखेंगे कि द्रविड़ शैली, और ये जो है ये चोल चोल शासकों द्वारा इसको बनवाया गया था, चोलास द्वारा बनाया जाता है। और ये जो लोग थे ये इंपीरियल चोला थे। ठीक है, इंपीरियल चोला, दो तरह के चोलास आपको मिलेंगे, जो एकदम एंशियंट अशोका वगैरह के टाइम थे। तो यहाँ भी एक चोला, यहाँ पे पांड्य, यहाँ पे चेर, तो ये वाले नहीं, ये इंपीरियल चोला है, जो अराउंड 7वीं 8वीं 9वीं सदी के आसपास ये लोग राइज इनका होता है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि कांची का कैलाश मंदिर जो था, इसका निर्माण पल्लव वंशी शासकों द्वारा किया गया था। पल्लव वंश जो था, पल्लव वंश, ये आप देखेंगे कि जब सातवाहन में, डेक्कन में सातवाहनों का जब टूट जाते हैं, तो ऊपर में गुप्तकालीन आते हैं, नीचे जो है पल्लव राजा आते हैं। ठीक है, वकाटक आते हैं मध्य में, नीचे में पल्लव राजा रहते हैं। जैसे अगर हम देख लें, ऊपर में गुप्तकालीन है, यहाँ पे आपके वकाटक मिलेंगे डेक्कन वाले एरिया में, और इधर जो है ये पल्लव मिलेंगे। ठीक है, पल्लव। फिर तिरुमलाई मंदिर जो है, इसकी स्थापत्य शैली, ये सब साउथ के मंदिर है, द्रविड़ शैली है, और इसका जो है पांड्यवंशी शासकों द्वारा किया गया। ठीक है, तो पांड्यवंशी हमने बात करी थी कि जो तमिलनाडु वाला है, मदुरई जनता, जिसका सेंटर मदुरई, एकदम नीचे चेन्नई जो था वो चोलों के अंदर में आता था, नीचे वाला। ठीक है, मदुरई अल्टीमेटली चोलाओं ने इसको जीत लिया था। ठीक है, तो तिरुमलाई मंदिर जो है निर्माण पांडवंशी शासकों द्वारा किया जाता है। फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात कर लेते हैं। ये जो है नागर शैली बनाई गई, नागर जो थी ना, वो आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो भी मंदिर है वो नागर थे, और इसके निर्माण करता कौन थे? नरसिंह देव। अब खजुराहो के मंदिर, खजुराहो का मंदिर आपको याद है कि ये एमपी में पड़ता है। ठीक है, और ये भी नागर शैली में है, और ये चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। चंदेल शासक आप देखेंगे कि प्री मेडिवल जो एरियाज हैं, सॉरी मेडिवल जो राजा थे उनके अंदर ये चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। दिलवारा का जैन टेम्पल स्थापत है, सेम नागर शैली में है, और ये राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो आप अगर फर्दर देखेंगे तो यहाँ पे गुप्ता थे, यहाँ पे वकाटक थे, यहाँ पे पल्लव थे। ठीक है, फिर यहाँ पे चालुक्य वगैरह लोग थे। ठीक है, तो उसके बाद जब यहाँ पे हर्ष आ जाते हैं, तो हर्ष पे यहाँ पे चालुक्य यहाँ पे आ जाते हैं, वकाटक वगैरह चले जाते हैं, ये चालुक्य आ जाते हैं, और नीचे में पल्लव रहते हैं। ठीक है, पल्लव, चालुक्य, पल्लव, और ये आपके हर्ष। तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो उसके बाद का जो डेवलपमेंट होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रकूट उधर हो जाते हैं, ये राष्ट्रकूट पूरा इधर आ जाते हैं, और इधर फिर आपके परमार, सॉरी वो क्या नाम है, राष्ट्रकूट होता है, इधर आ गए आपके गुर्जर प्रतिहार, और इधर जो है ये पाल वंश आ जाता है। ठीक है, और ये लोग तीनों लोग मिल करके ये कन्नौज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो वही राष्ट्रकूट वंश है जिसमें दिलवारा का जैन टेम्पल बनाता है, ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात वाले एरिया में ये लोग बनाते हैं। ठीक, तो कंदरिया महादेव का टेम्पल, इसी नागर शैली है, देखेंगे चंदेल शासक जो था यशोवर्मन करवाया था। ठीक है, ये उसके बाद का था। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर, ये भी देखिए राष्ट्रकूट लोग बनवा रहे हैं। ठीक, ये नीचे जो है डेक्कन से लगाए पूरे साउथ में ये लोग राज कर रहे हैं उसमें राष्ट्रकूट। इसकी स्थापत्य शैली जो है ये बेसर शैली थी। ठीक है, बेसर शैली में क्या होता है कि दोनों का मिक्स होता है, इतर होता है उसके, एलिफेंटा का गुफा मंदिर। ठीक है, ये भी बेसर शैली में बनाई जाती है, और राष्ट्रकूट वंशी द्वारा। ठीक है, तो एलोरा और एलिफेंटा। ठीक है, झांसी का दशावतार मंदिर कौन बनाया जाता है, कौन बनाता है? ये भी बेसर शैली में बनी है, झांसी का दशावतार मंदिर, और ये जो है गुप्तकालीन है। तो ये हमने कुछ पोस्ट गुप्ता स्थापत्य देख लिए। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत में जो वंश है उसका एक क्रोनोलॉजी देख लेते हैं, कि जैसे आप देखेंगे कि 1192 में आप देखेंगे चौहान साहब जो रहते हैं दिल्ली के अंदर, ये हार जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद गोरी जो है यहाँ पे शासन करता है। ठीक है, उसी का एक गुलाम रहता है जिसको ऐबक बोलते हैं। ठीक, ऐबक, ऐबक का गुलाम रहता है इल्तुतमिश। ऐबक ने जो है यहाँ पे करी थी, और वो जो है 1206 में इसकी स्थापना करता है। फिर इल्तुतमिश के बाद रजिया, रजिया के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि बलवन, ये सब करीब 1290 तक इस लोग शासन करते हैं। फिर खिलजी वंश आता है, तो आप देखेंगे बलवन के बाद एक और राजा था नसरुद्दीन, का भी नाम था, तो वो जो था उसको मार करके फिर ये खिलजी वंश बनता है। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी रहता है, उसके बाद इसको मार करके अलाउद्दीन खिलजी बनता है। फिर उसके बाद खिजर खां वगैरह रहते हैं, मुबारक खां इसका बेटा रहता है, मुबारक खिलजी इसका बेटा रहता है। ये लोग 1290 से लगाए
1320 तक इसके शासन करते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 1320 के अंदर तुगलक वंश जो है, तुगलक वंश आ जाता है, ठीक है। तो तुगलक वंश में आप देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक था, वो स्थापना करता है। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है। फिर आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक आता है। तो ये लोग जो है 1320 से लगा करके 1414 तक करते हैं। फिर सैयद वंश आ जाता है, ठीक है। सैयद वंश में आप देखेंगे खिजर खां, मुबारक खां, ये सब जो लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद लोधी वंश आता है, ये 1451 से 1526 तक ये राज करता है। फिर 1526 में बाबर आ जाता है, तो यहाँ पे ये सल्तनत जो था ब्रिटिश का जाता है। तो उसी में उसकी नीचे बात की है कि मामलुक वंश जो था, यानी गुलाम वंश जो था, तो उसमें आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक करता है। फिर उसके बाद इल्तुतमिश आता है, ये जो है 1210 से 1236 तक करता है। फिर 36 से 40 तक रजिया करती है। फिर ये शिकार हो जाती है, उसका कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो जाती है। फिर नसरुद्दीन मोहम्मद आता है, ये 46 से 66 तक करता है, ठीक। उसके बाद बलवन आता है, 66 से 86 तक करता है। फिर ये 90 तक चलता है। तो इसमें एक दो छोटे मोटे राजा आते हैं, उसमें भी एक का नाम नसरुद्दीन रहता है। फिर वो खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं खिलजी वंश। इसमें आप देखेंगे जलालुद्दीन जो है 1290 से 96 तक रहता है। फिर 96 में ये इसको मार देता है अलाउद्दीन खिलजी, और ये 96 से 16 तक राजा करता है, ठीक है। फिर उसके बाद मुबारक शाह आता है खिलजी, इसका बेटा रहता है, ये जो है 1316 से 20 तक राज करता है, ठीक है। अब उसके बाद तुगलक वंश 1320 में आ जाता है। गाजी रहता है, ये गाजी इसी का ये जो है कमांडर रहता है, ठीक है, खिलजी वंश में। ये जिसको मार करके ये सत्ता ले लेता है। उसके बाद इसका बेटा जो था मोहम्मद बिन तुगलक, वो आता है 1325 से 1301 तक करता है। फिर ये जो है इसके चाचा का लड़का था फिरोज शाह तुगलक, और ये जो है 1388 तक करता है। और इसमें भी एक देखेंगे नसरुद्दीन करके एक राजा रहता है, नसरुद्दीन तुगलक, वो जो है लास्ट राजा रहता है। उसके बाद यहाँ पे खिजर खां आ जाता है 1414 में, ये सैयद वंश का, ठीक है। उसके बाद मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन शाह, ठीक है। ये चार राजा जो इस पे रहते हैं, ये जो है सैयद वंश के प्रमुख रहते हैं, ठीक है। तारीखी मुबारक शाही जो था, इसके इस बुक में इसकी यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो है सैयद वंश का जिक्र है, ठीक। इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था, बस ये बीच में इन्होंने लगभग 14 से 51 तक लगभग 20-25 साल शासन किया था, ठीक। उसके बाद जो है बहलुल लोदी आ जाता है, वो जो है इसके अंतिम राजा को मार देता है। फिर और यहाँ से ये 51 से 14 तक 89 तक ये रहता है राजा, ठीक। उसके बाद इसका बेटा जो है सिकंदर लोदी, वो बनता है। और फिर इसका बेटा जो है इब्राहिम लोदी 1570 से 26 तक करता है, ठीक है। और यही एक ऐसा राजा था उस टाइम में जो युद्ध में आप देखेंगे कि मारा गया, ठीक। और यहाँ से 1526 में जो है पानीपत की युद्ध होती है, जिसमें जो है बाबर इसको हरा देता है, ठीक। और यहाँ से बाबर का यहाँ पे मुगल काल यहाँ से शुरू होता है, ठीक। तो आप देखेंगे सल्तनत कालीन जो है कुछ अधिकारी थे, और उनके कार्य हम लोग देख लेते हैं। आरिज ममालिक जो था, ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था, ठीक है। दीवान अर्ज सैन्य विभाग का नाम था, दीवान अर्ज का प्रधान कौन होता था? आरिज ममालिक होता था। विदेश विभाग होता था, ठीक है, उसका मालिक कौन होता था? उसका प्रधान मतलब कौन होता था? रसालत ममालिक, ठीक है। इंसा ममालिक कौन होता था? पत्राचार विभाग होता था, हम जो है प्रधान होता था इंसा ममालिक, ठीक है। फिर मुशरिफ ममालिक, ये महालेखाकार होता था, मुशरिफ आज के डेट में जो कैद है। दीवान रियासत, अब देखेंगे बाजार विभाग बनाया गया था ना, बाजार को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था, तो दीवान रियासत बोलते हैं। सहना मंडी, अब बाजार पर नियंत्रण ही है, और बाजार मूल्य पर नियंत्रण और बाट माप ये सब का जो काम करता था वो सहनाई मंडी बोलता था, ठीक है। फिर मुहतसिब बोलते थे, मुहतसिब जो है लोगों के आचरण पर नजर रखता था, ठीक है। और मतशरीफ कौन बोलता था? शाही कारखाने का देखभाल करता था, ठीक है, जो शाही कारखाना था उसका। सद्र उल सुदूर, ये धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख होता था, ठीक। काजी उल कुजात, काजी उल कुजात जो था, ये देखेंगे न्याय विभाग का प्रमुख था, ठीक है। और बरीद ममालिक जो था सूचना दाता था और गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। मुस्तौफी ये ममालिक कौन था? राज्यों को खर्चों पर जांच करने वाला था, ठीक है, मुस्तौफी ये ममालिक। तो ये हमने अधिकारियों की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं सल्तनत कालीन कुछ प्रमुख विभाग थे, ठीक। उसमें था दीवान अर्ज सैन्य विभाग, दीवान विजारत वजीर विभाग, दीवान रिसालत विदेश विभाग, दीवान इंसा पत्राचार विभाग, दीवान अमीर कोही कृषि विभाग, दीवान मुस्तकराज राजस्व विभाग। ये सब विभाग थे, और ऊपर हमने इसके अधिकारियों को ऑलरेडी देख रखा है। जो दीवान खैरात दान विभाग, दीवान वकूफ व्यय विभाग, दीवान बंदगान दास विभाग, ठीक।
तो आगे चलते हैं। तो उसी में आप देखेंगे कि जब मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 50 तक जब ये शासन कर रहा होता है, तो इस समय जो खिलजी द्वारा साउथ के जो राज्यों को जीता गया था, पहले गुजरात पे भी अटैक किया, फिर पाटे की काकतीय वंश वगैरह ये सब में। इसके बाद देखेंगे कि इधर जो है ये वापस जो है ये दिल्ली सल्तनत जो है नॉर्थ इंडिया में ही रह जाता है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे राज्यों का उदय हो जाता है। तो उसमें एक राज्य था विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो आप देखेंगे संगम वंश जो है उसका शासन काल आप देखेंगे 1336 से 1485 तक। तो नहीं, संगम वंश जो है 1336 से 1400, लगभग 100-150 साल इन्होंने शासन किया। इसमें जो है हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि सालू वंश आता है, ठीक। और ये जो है इसी का जो है एक तरह से इसी के यहाँ सेना का अधिकारी वगैरह रहते हैं, ये सब जो है इसको मार करके नरसिंह सालू ने इसकी स्थापना की। और ये 1485 से 1505 तक चलता है, ठीक है, लगभग 20 साल। फिर उसके बाद तुलु वंश आता है, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे वो वीर नरसिंह थे, ठीक है। तो ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं, इसमें वीर नरसिंह है और ये नरसिंह सालू है। और ये देखेंगे आप 1505 से 1570 तक ये शासन करता है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे इसी में 1565 में एक वॉर होता है बहमनी किंगडम के, ठीक है। ये जो वॉर है यहाँ पे इसकी शक्तियाँ जो है काफ़ी कम हो जाती है। उसके बाद अराविडु वंश आता है और इसके संस्थापक होते हैं कौन? तिरुमल, ठीक है। ये 1570 से 1652 तक आप देखेंगे कि यहाँ पे शासन कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जा करके ये अल्टीमेटली बाद में ये मुगल कालीन लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है। 1652 तक यहाँ पे इनका शासन चलता है। तो अब उसमें भी आप देखेंगे कि जो संगम वंश के पहला उसमें वंश था संगम वंश, उसमें आप देखेंगे हरिहर प्रथम जो है पहला राजा था, उस 36 से 56 तक राज किया। फिर उसके बाद बुक्का प्रथम बना, हरिहर और बुक्का ने बनाया था ये इसका देव। फिर उसके बाद आप देखेंगे हरिहर प्रथम का जो लड़का था देवरा प्रथम, वो फिर आता है और 1405 से 1422 तक करता है। फिर देवराज द्वितीय आता है 1422 से 1446 तक। फिर मल्लिकार्जुन आता है 1446 से 1465 तक करता है। फिर विरूपाक्ष द्वितीय आता है, ठीक है, ये 1465 से 85 तक राज करता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये संगम वंश का हो गया, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि विजयनगर में आप देखेंगे उस समय 1498 में आप देखेंगे कि बहुत सारे पुर्तगीज होते हैं, पुर्तगाली आए थे ना, वास्को डी गामा 1498 में आया था ना। उसके बाद ढेर सारे विदेशी जो है यहाँ पे आने लगते हैं, ठीक है, इंडिया के। तो उसी में बोल रहा है कि उस समय जो है बहुत सारे जो विदेशी यात्री उनका विवरण थे। पुर्तगाली जो यात्री बारबोसा था ये आया था और ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। कृष्णदेव राय जो थे ये तुलु वंश के थे, ठीक। इनका शासन काल लगभग 1525 के आसपास था, उस समय आया था, ठीक है। उन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी। पुर्तगाली यात्री बारबोसा थे, ठीक है। फिर आता है निकोलस कांटी और ये देवराय प्रथम के टाइम में आता है। देवराय प्रथम कौन था? ये आपका देखेंगे देवराय प्रथम था, ये 1405 से 1422 के बीच में आता है, ठीक। ठीक है। उसके बाद फारस का यात्री आता है अब्दुल रजाक और ये देवराज द्वितीय के राज में आता है, ठीक है। देवराज द्वितीय कौन था? ये था 1422 से। तो इसके शासनकाल में आता है कौन? इसके शासनकाल में आता है अब्दुल रजाक, ठीक है। और इसके कब में आता है? निकुंटी। और इसके बाद बहुत बाद में आता है पुर्तगाली यात्री बरबोसा जो है वो कृष्णदेव राय के टाइम में आता है। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय में आ गया और निकोलस कांटी में। पुर्तगाली यानी न्यूनिश था ये अच्युत देव राय के शासनकाल में आता है। अच्युत देव राय जो था ये आपका अरबिडू वंश का था, ठीक है, नूनी जाता है, ये बहुत लास्ट में आता है, ठीक है। फिर पायस आता है, ये आता है कृष्णदेव राय के। तो कृष्णदेव राय में दो आते हैं, ठीक है। एक तो आता है आपका बारबोसा पुर्तगाली यात्री और एक और आता है पायस पुर्तगाली यात्री, ये भी रहता है, ठीक है। ये लोग बाद में आते हैं, ये 1498 में जब वास्को डी गामा आ जाता है उसके बाद ये लोग आते हैं, इसलिए आता है। पुर्तगाली यात्री एक सीजर फेडरिक था, वो आया था 1565 में, जो तालिकोटा का युद्ध था, जिस युद्ध की मैंने बात की थी, इसका विवरण इसने दिया था, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि उसी में जो है कृष्णदेवराय जो है, जो आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे फेमस राजा थे, ठीक है। तो इनको बहुत सारी उपाधियां दी थी कि इनको आंध्र पितामह कहा गया, अभिनव भोज कहा गया, आंध्र भोज कहा गया, तेलुगु भोज कहा गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तेलुगु लिटरेचर के लिए बहुत सारा काम किया था, ठीक है। अब उस समय जब आप देखेंगे विजयनगर राज्य में कुछ पदाधिकारी थे और उनके कार्य, ठीक है। तो दंड नायक आप देखेंगे सैनिक विभाग का प्रमुख था, ठीक है। पालीगार सेनापति तथा नायक था। प्रधानी और अथवा महाप्रधानी कौन था? मंत्री परिषद का प्रमुख था। मानव प्रधान कौन होता?
माननीय प्रधान गृह मंत्री होता था। नायक कौन होता था? बड़े सेना नायक होते थे। गौड़ कौन होते थे? ग्राम प्रशासक होते थे, ठीक है। आयगार वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी, ठीक है। रायसम सचिव होता था। सभानायक मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था। अब कुछ इसमें आप देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ घटनाएं हुई थी, तो उसमें एक थे मदन लाल ढींगरा, ठीक है। ये जो है 1 जुलाई 1909 को कर्नल विलियम्स कर्नल वाइली की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए और इनको 16 अगस्त 1909 में फांसी हो गई। फिर दामोदर चापेकर, इन्होंने चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता था, 2 भाई थे। 1897 में प्लेग कमिश्नर रैंट और लेफ्टिनेंट एस्टर्ट की हत्या कर दी, ठीक है। उसके में गिरफ्तार हुए, बाद में 1898 इनको फांसी हुई। इन्हीं के ऊपर जो है तिलक ने कुछ लिखा था जिसके कारण तिलक अरेस्ट हो गए। खुदीराम बोस, अब देखेंगे 1908 में इन्होंने सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम मारा, ठीक है। और उसमें आप देखेंगे कि ये तो नहीं मरे, लेकिन इनकी बीवी और बच्चे वगैरह मर गए और ये फिर गिरफ्तार हुए और इनको 1908 में फांसी दी गई। फिर उधम सिंह, 13 मार्च 1940 को इन्होंने माइकल ओडायर को गोली मार दी। यही माइकल ओडायर लेफ्टिनेंट था जब जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है। 31 जुलाई 1940 को उनको फांसी दी गई थी। लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसके बाद इनकी लाठी से मृत्यु हो गई। करतार सिंह सराबा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता थे, ठीक है। और 1915 में इनको फांसी दी गई। और आप देखेंगे कि कुछ ऐसे नारे थे जो काफ़ी फेमस थे, जैसे दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस जी ने लगाया। जय जय हिंद जो है इंडियन नेशनल आर्मी का उस जमाने में एक बोली होता था, वार क्राई होता था, जय हिंद। फिर वेदों की और लौटो की इन्होंने बोला, इन्होंने दयानंद सरस्वती। जय जवान जय किसान ये बोला था लाल बहादुर शास्त्री। करो या मरो गांधी जी ने बोला था, ठीक। और बात कर लेते हैं कर मत दो, ये बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जनगण मन अधिनायक ने जय है गाना किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तिलक साहब बोले हैं, ठीक है। हु लिव्स इंडिया डाइज, ये बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, भगत सिंह ने बोला था, ठीक। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, हिंदू उनमें से भी मूर्ख थे जिन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, अब्दुल कलाम आजाद, ठीक। मारो फिरंगों को, ये बोला था मंगल पांडे ने। अब उस समय देखेंगे कि कुछ समाचार पत्र थे और पत्रिकाएं थी, ठीक है, जो उसमें प्रकाशित होती थी। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट थे, ये सब मॉडर्न वाले हैं, इसमें आता है, ठीक। मिरातुल अखबार ये बनाया था राजा राम मोहन राय ने, प्रथम फारसी पत्रिका थी, ठीक है। पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने ये पत्रिका निकाली थी। हिंदू पैट्रियट ये गिरीश चंद्र घोष ने निकाला था। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी जो है इसके मालिक और संपादक बन गए थे, ठीक है। सोम प्रकाश ये द्वारकानाथ विद्याभूषण ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और राजनीति से जुड़ा प्रथम बंगला समाचार पत्र था सोम प्रकाश, ठीक है। बंगाल गजट ये थे जेम्स आस्तम हिक्की, भारत का पहला समाचार पत्र, ठीक है। ये पहला ही था, हाँ, ये बंगाल गजट तो ये पहला भारत का था और ये पहला जो है राजनीति बंगला, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, ये बंगला समाचार पत्र है। इससे जुड़ी एक कहानी बताता हूँ आपको कि 1872 के आसपास इस पे आप देखेंगे कि एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, इसी के आसपास आता है, 1878 के आसपास आता है। तो ये डर के मारे जो है ये रातों रात जो है ये आप देखेंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर ये बन गया था, ठीक है। उसमें वर्नाकुलर जो लोकल लैंग्वेज की पत्रिकाएं थी उस पर रोक लगी थी, ये बन गया था, ठीक है। केसरी व मराठा इसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे, जिसमें से केसरी जो था वो मराठी में आता था और मराठा जो था वो इंग्लिश में आता था। तो बंग दर्शन इसके संस्थापक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी है। स्वदेश मित्रम कौन थे? जी.एस. अय्यर इसके संस्थापक थे। स्टेटसमैन कौन था? स्टेटसमैन के कौन थे? तो रॉबर्ट नाइट। हिंदू के कौन थे? द हिंदू आज भी चलता है ना, द हिंदू, इसके संस्थापक थे जी.एस. अय्यर और वीर राघवाचारी। नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर। राफ्त गुप्तार कौन थे? दाराभाई नौरोजी। अब कुछ इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं थे, उनकी नज़र बात कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में है, ठीक है।
विंध्य क्या वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ये आप देखेंगे एंशियंट इंडिया में जाने लेखैया में मिला है, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? रायसेन जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक शैल कहाँ से प्राप्त हुए? भीमबेटका से, ठीक है। वॉल पेंटिंग जो है मिली थी, ठीक है। मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? वो जौ था, ठीक है। खादानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ कब स्थापित हुई थी? ये न्यूलिथिक एज में यानी नवप्रसार काल में स्टार्ट हुई थी कृषि। और पशुपालन कब हुआ था? मेसोलिथिक में हुआ, ठीक है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य प्रथा कहाँ से प्राप्त हुए? महादाह से, ठीक है। तो ये सब देखिए, सब उत्तर महादाह भी उत्तर प्रदेश में है और एक लेखाहिया है उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो लेखाहिया से आप देखेंगे कि मानव कंकाल मिल रहा है और महादाह से आपको हड्डी से निर्मित जो है आभूषण मिल रहा है, ठीक है। पशुपालन का सर्वप्रथम कहाँ पे आप देखेंगे साक्ष्य कब मिलते हैं? मीजोलिथिक यानी मध्य प्रसार काल में। और कहाँ से मिलते हैं? बागोर में, आदमगढ़ में मिलते हैं, ठीक। फिर ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, सोम को, नौवां मंडल, ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधान कहाँ से पता चलता है? तो यजुर्वेद से। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 है। ऋचाएं कितनी हैं? 1028 हैं। वह वेद जिसमें जादुई माया और वशीकरण है, अथर्ववेद में, ठीक है। आरंभिक वैदिक साहित्य सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु है। सर्वाधिक सबसे बार ज्यादा बार जिक्र हुआ है सिंधु नदी का, और सबसे पवित्र नदी है उस समय की सरस्वती नदी। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16। वैदिक काल में अघन्या किसको माना गया है? गाय को। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते कहाँ से आया है? तो अशोक के शिलालेखों पर लिखा गया था ना सत्यमेव जयते, तो ये भी हो सकता है कि वहां से यहाँ पे आया हो। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। पुराणों की संख्या कितनी? 18। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। सभा और समिति जो है प्रजापति की दो पुत्रियां कहाँ किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में कहाँ पे? लुम्बिनी में। ये आज की डेट में कहाँ पे है? नेपाल में, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महानिष्क्रमण कहा जाता है, ये उनका गृह था, ठीक। बुद्ध की माँ किस वंश से थी? वो कोली वंश थी, ठीक है। कोली वंश आप देखेंगे गोरखपुर इलाके में उस जमाने में, जिसको रामग्राम उस समय बोला जाता था, वहाँ के ये लोग राजा थे, ठीक। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ कब हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी आपका राजगृह में। आजाद जो था वो सनातनी बौद्ध था, उसने जो है राजगृह में इसको करवाया था, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये गलत लिखा हुआ है, काशी में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका द्वितीय वाला वैशाली में हुआ था, ठीक है। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक, सनातनी बौद्ध राजा कालाशोक, और ये किस वंश का था? ये शिशुनाग वंश का था। प्रथम बौद्ध शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, ये हमने बात कर ली। अजातशत्रु ने करवाया था, सतपड़ी गुफा का नाम था। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपका कुशीनगर में है, यहीं पे इनका हुआ था महापरिनिर्वाण, यहीं पे इनका हुआ था बुद्ध जी का। अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ पे? सारनाथ में दिया था, ठीक है। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की, ठीक है। बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? बोध गया में। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति कब दी गई थी? वैशाली में दी गई थी, ठीक है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ठीक है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म का जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधित है वो सूत्र पिटक है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के संपादक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे, ठीक है। बौद्ध राजा कुमार गुप्त थे। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन थे, ठीक है। ये भी बौद्ध फिलोसफर थे, ठीक है। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी के तट पर, ठीक। और उज्जैन में कहाँ लगता है? तो क्षिप्रा नदी पे। क्षिप्रा नदी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है चंबल की ट्रिब्यूटरी है। पूरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। ये भगवान जगन्नाथ कौन थे? ये बौद्ध भगवान बुद्ध का एक यहाँ पे प्रोटोटाइप। नयनार थे शैव धर्मानुयायी थे, ठीक है। और एक अलवार थे, अलवार आप देखेंगे कि अलवार जो है वो वैष्णव थे, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका था, ठीक है। उज्जैन में अवंती।
अवंती राजधानी थी, ठीक है। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण कहाँ पे, तो खारवेल का हाथी गुम्फा जो है, खारवेल उड़ीसा का राजा था, ठीक है, वहां पे मिलता है। नंद वंश के पश्चात मगध का शासन किसने किया, तो मौर्य वंश ने किया। अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था, हर्यक वंश था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था, अस्सक था, अस्मक, अस्मक भी बोलते थे। 8वीं शताब्दी थी। सुक्तिमती की राजधानी केदी की थी, ठीक है। चंपा की राजधानी अंग, चंपा राजधानी किसकी थी, अंग की। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है, अंगुत्तरनिकाय में मिलती है। और ये जैन ग्रंथ जो है वो भगवती सूत्र में मिलती है, और ये जो है बौद्ध ग्रंथ है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित कब किया था, 305 में। तो आप देखेंगे 325 ईस्वी पूर्व में आपने चंद्रगुप्त मौर्य को आपने देखा कि ये जो है नंद वंश के अंतिम राजा को हराकर राज्य ले लेता है, ठीक है। और 326 में सिकंदर जो है यानी अलेक्जेंडर, वो इंडिया पे अटैक करता है, ठीक है। चाणक्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी, विलियम जोन्स, ठीक है। तो आप देखेंगे जो ग्रीक लिटरेचर है उसमें चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस बुलाया था, ठीक है। तो वो नाम को पहचाना किसने, तो विलियम जोन्स ने पहचाना। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ वो है विशाखदत्त। ये गुप्तकालीन थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर अपनी एक कहानी लिखी थी विशाखदत्त, जिसका नाम था मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम क्या है, तो पहले वो गया गया, फिर कुशीनगर गया वो, फिर लुम्बिनी गया, फिर कपिल वस्तु, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती, ठीक। ये क्रम BC आधार पे पूछता है, ठीक है। जब ये फिर लुम्बिनी जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे रुद्रमदेही का एक बनवाया, शिलालेख बनवाया, और वहाँ पे बुद्ध के जन्म का एक, यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ है ऐसा करके बनवाया, ठीक है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है, वो प्राकृत भाषा है, ठीक है। अशोक के शिलालेख में को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था, ठीक है। प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंदानगरी, शारदा, खरोष्टी में से वह लिपि जो बाएं से दाएं ओर की लिखी जाती, कौन, खरोष्टी लिखी जाती, ठीक है। ये आप देखेंगे अफगानिस्तान वाले इलाके में इसको, उसमें प्रचलन में थी। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र क्या था, तक्षशिला था। ये आज की डेट में कहाँ पे है, पाकिस्तान। मौर्य काल का सीता से तात्पर्य क्या था, राज की भूमि से प्राप्त आया, ठीक है, सीता। और जो भूमि होती थी उसको सीता भूमि बोलते थे, और जो आय होता था उसको सीता बोलते थे। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका। वह स्रोत जो मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन करता है, तो ये मेगास्थनीज का इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है तो इंडिका में है। मेगास्थनीज अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया कितने, 7 श्रेणियों में। तो उस समय आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ठीक। वर्ण तो 4 ही होता है, उसमें जाति थी, जाति व्यवस्था थी उस जमाने में, तो उसलिए यहाँ पे 7 जातियों का इसने उल्लेख किया, ठीक है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में कब आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए क्या दिया जाता था, मृत्युदंड सीधे दिया जाता था। मौर्य काल में आप देखेंगे कि जो दंड के प्रावधान थे ना बहुत ही खतरनाक थे, सीधे सीधे फांसी हो जाती थी। कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है, वो 13वां शिलालेख है, ठीक है। 13वें शिलालेख में इन्होंने कलिंग युद्ध की बात की है, ठीक है। अशोक का रुद्रमदेही स्तंभ बुद्ध के जन्म से, यही जब लुम्बिनी जब वो यात्रा कर रहा था, लुम्बिनी गया, वहां पे इन्होंने रुद्रमदेही का स्तंभ बनवाया, ठीक है। विक्रम संवत जो है कब प्रारंभ हुआ, तो 57 ईसा पूर्व में। शक संवत कब हुआ, तो 78 ईस्वी में। दोनों में गैप कितना है, 135 वर्ष का। कुषाण शासक कनिष्क का राज अभिषेक कब हुआ, तो 78 में। इसी समय जो है शक संवत स्टार्ट हुआ, इसीलिए यहाँ पे उसको राज्याभिषेक को बोला जाता है, ठीक है। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलाए, कुषाण ने। सर्वप्रथम किसने चलाए, तो ग्रीक राजाओं ने, ग्रीक यानी यूनानी जो शासक थे उन्होंने चलवाए। उसके बाद से आप देखेंगे कि जो शुद्ध सिक्के थे वो कुषाणों ने चलाए और ज़्यादा संख्या में चलाए, ठीक। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के भी किसने चलवाए, तो कुषाणों ने ही चलवाए। बिना बिगाड़ के सुंदर झील का जीर्णोद्धार किसने कराया, रुद्रदमन प्रथम। और ये शक राजा था, ठीक है, शक राजा। रुद्रदमन की उपलब्धियां कहाँ वर्णित है, जूनागढ़ के। तो ये जो है ये सुदर्शन झील का जो जिक्र है वो जूनागढ़ के अभिलेख में ही है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदमन में अभिलेख में, ठीक है। और यही जो था ये संस्कृत का पहला अभिलेख है, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल जो है किससे संबंधित है, चेदी वंश से। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक।
एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए, ठीक है। वह मूर्तिकला जिसमें सदैव हरित स्थारित चट्टान का प्रयोग के माध्यम से रूप में होता था, ये आप देखेंगे गंधार कला में, ठीक। वो कला शैली भारतीय यूनानी का मिश्रण है, इंडियन और यूनानी का मिश्रण, उसको क्या बोलते हैं, गांधार। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत पर सबसे प्रभावशाली कौन था, सातवाहन था। तो अब ऐसे आप देखेंगे तो मौर्य तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे फैले हुए थे, फिर यहाँ पे चेल चोरे पांड्य थे यहाँ पे। तो ये जब टूटा ना तो ऊपर में आप देखेंगे पुष्यमित्र शुंग था, नीचे जो है सातवाहन थे, ठीक है। डेक्कन से नीचे सातवाहन, डेक्कन में और नीचे साउथ तक सातवाहन थे। शुंग वंश के बाद भारत बर्बाद किसने किया, कण्व वंश है। तो ऊपर में फिर शुंग वंश आ गया, फिर इधर शक वगैरह आ गए, कुषाण वगैरह आ गए, फिर ऐसे करते ऊपर में चल रहा है, नीचे जो है। और सातवाहन के बाद यहाँ पे एक वंश आता है वकाटक, फिर नीचे आता है पल्लव, और साइड में आता है चालुक्य। तो ये सब होता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त। गुप्त वंश ने कब शासन किया, 1319 से 500 के अवधि में। चारों अश्वमेध युग किसने किया, ये प्रवरसेन ने किया। ये कौन से का था, ये वकाटक था, ठीक है। गुप्त राजा देवगुप्त का अन्य नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त शासन जिसने हुणों पर विजय प्राप्त की थी, उसने स्कंदगुप्त का था। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों पर पराजित किया, तो वह है भीतरी स्थान में, ठीक है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, गौतम थे, ठीक है। महाभाष्य पे लेख पतंजलि किसके समकालीन थे, तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि थे। प्राचीन भारत में वह वंश जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है, वह है गुप्त वंश। स्थापना कितनी की थी, श्रीगुप्त ने। सती का पहला अभिलेखी साक्ष्य कहाँ पे मिलता है, एरण से, ठीक है। वह गुप्त जिसने सर्वप्रथम सिक्के चलवाए, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूपक कहा जाता था, ये हमने ऑलरेडी ऊपर बात की थी। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या थी, दीनार थी। गुप्तकालीन में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है सुरसूत्र। सुरसूत्र जो थे ये गुप्तकालीन थे, और चरक जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे, ठीक है। कौशेय शब्द प्रयोग हुआ रेशम के लिए। हिंद संघ कब भारत आया था, हर्ष के शासनकाल में। हरिश्चंद्र कितने लिखी है, बाणभट्ट में। मोखारी शासकों की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था, केरल में। आदि शंकराचार्य का 4 मठ कहाँ पे स्थापित किया, जोशीमठ, द्वारका मठ, पुरी और संगेरी में। तो एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।